नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, हम आपके सामने फायदे के फंड के इंटरव्यूज लेकर के आते हैं, जहां पर हम मार्केट एक्सपर्ट से, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से लगातार बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बेटर बना सकते हैं। उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हैं, जिससे आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सही फंड चुनने में मदद मिल सके। आपको ये समझ में आए कि इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा क्या चल रहा है जो आपके बेनिफिट में हो सकता है। ये सब कुछ उनसे डिस्कस करते हैं और ये शो इसी लिहाज से बेहद खास है। तो आप सब जो हमारे शो को देख रहे हैं, उनके लिए आज के एपिसोड में हम एक बार फिर से मार्केट की वॉलेटिलिटी और मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए आपके पोर्टफोलियो पर डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। जितेंद्र सोलंकी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो बाजार से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि बाजार बहुत समय से एक डील होने का इंतजार कर रहा है। इंडिया और यूएस की डील पर नजरें गड़ी हुई हैं और मार्केट इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी इस समय वॉलेटाइल भी नजर आ रहा है। इंडिया यूएस डील को लेकर के सर क्या आउटलुक है इस समय? बाजार किस लिहाज से इसको देख रहा है? क्या नर्वस हो गया है अब बाजार, क्योंकि ये डील हो नहीं पा रही है फाइनलाइज? देखिए, नर्वसनेस तो होगी। बहुत कुछ डिपेंड करता है इंडिया और यूएस के बीच में डील होती है या नहीं होती है। और जिस तरीके से और कंट्रीज के साथ भी डील हो रही है, जिनके साथ नहीं हो रही है वहां पे टैरिफ लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में वो नर्वसनेस जो है आपको दिखाई देती है। बाजार इस चीज को लेके जरूर नर्वस है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि ये डील होनी चाहिए। अगर ये डील होगी तो हम जो है एक बड़े अच्छे रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये डील नहीं होती है तो फिर मुश्किलें आ सकती है। तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस लेकर है इस डील को लेकर, और एक्सपेक्टेशन है बाजार की कि ये डील जो है होनी चाहिए जरूर। जी। सर, ये नर्वसनेस जो बाजार में इस समय है और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं और अराउंड द वर्ल्ड, क्या उसका असर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर भी पड़ रहा है? क्योंकि बाकी पोर्टफोलियोज, अगर हम इक्विटी मार्केट को देखें या स्टॉक मार्केट को देखें, तो वो पोर्टफोलियोज में निवेशक फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, बट क्या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर इस तरह की सिचुएशंस का असर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए ऐसा होता है? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट होता है। और जब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट होता है तो जो भी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव है वो म्यूचुअल फंड्स में भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होगा और म्यूचुअल फंड में नहीं दिखाई देगा। अगर हम नर्वसनेस की बात कर रहे हैं और वोलेटाइल मार्केट की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी वही वोलेटिलिटी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दिखाई देगी। तो जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो भी सिनेरियो चल रहा है, डोमेस्टिक हो या जियो पॉलिटिकल हो, ग्लोबल सिनेरियो, अगर उसका इम्पैक्ट भारत के शेयर बाजार पर पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी बढ़ेगा। लेकिन अब म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो शायद जो स्थिरता बाजार को मिल रही है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो इनफ्लो आ रहा है मंथ ऑन मंथ, जो अभी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पर है, तो आई थिंक उससे थोड़ा सा वोलेटिलिटी कम हमें होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर शेयर बाजार पर असर होता है तो जरूर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी असर होगा। जी। सर, हम हमेशा बात करते हैं कि जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को क्या रिजिक करने का टाइम आ गया है, क्या फिर से अपने एलोकेशन को देखने का टाइम आ गया है? लेकिन आज के शो में एक सवाल और बनता है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी अब म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखने लगे हैं। एम्फी का जो हाल ही में डेटा आया है वो ये बात साफ दिखा रहा है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगा है। इसलिए सवाल ये कि जो फंड निवेशक होते हैं, खासकर से जो नए निवेशक आ रहे हैं, वो एक उलझन में भी होते हैं। सर, थोड़ा डाउट भी रहता है कि किस तरह के फंड्स में निवेश करें, किस तरह के फंड से अवॉइड करें अपने आप को, अपनी सेविंग्स कहां पर लगाएं। परफेक्ट फंड का जब सिलेक्शन करना होता है तो क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, और जो नए निवेशक हैं वो बेसिकली स्टार्टिंग किस तरह के फंड से कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो परफेक्ट फंड कोई होता नहीं है। आप देखेंगे कोई ना कोई फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है अलग अलग मार्केट सिनेरियो में। अब जो नया निवेशक आता है उसके लिए कंफ्यूजन ये होता है कि इतनी सारी कैटेगरीज हैं, इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम है, आखिर में शुरुआत कहाँ से करूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई नया निवेशक थोड़ी बहुत जानकारी रखता है
और जी जानता है कि क्या कैटेगरीज है, किस तरह की होती है, तो उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि मे भी एक लार्ज कैप फंड से मैं शुरुआत करता हूँ और धीरे धीरे दूसरी कैटेगरीज को मैं ऐड करूंगा। लेकिन जो निवेशक बिल्कुल नहीं समझते हैं बाजार को और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, एसेट एलोकेशन के बारे में नहीं समझते हैं कैसे किया जाए, तो उनके लिए देखा जाए तो आज की डेट में मल्टी एसेट कैटेगरी जैसे फंड है, जिसके अंदर वो एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर के पास चला जाता है। वहीं मल्टी कैप फंड भी है जहाँ पे फंड मैनेजर करता है एसेट एलोकेशन को। तो नए निवेशकों को ये ध्यान में रखकर सिलेक्शन करना होगा। दूसरी बात, जो एक सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम पास्ट रिटर्न्स को देख के हम म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं कि मिड कैप कैटेगरी ने बहुत अच्छा दिया है, स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा दिया, चलो इसमें शुरुआत करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपका जो जो भी निवेश है, पहली बात तो हॉराइजन आपका तय होना चाहिए कि अगर मैं शेयर बाजार में निवेश कर रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करूंगा। ये शॉर्ट टर्म निवेश जो है जब शेयर बाजार में होता है तो वो वहाँ गलतियां होती है। तो निवेशकों को पहले तो हॉराइजन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि रिटर्न को देख के मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो चाहिए वो अगर मैं खुद से कर सकता हूँ तो मैं फंड सिलेक्शन कर लूंगा, एसेट एलोकेशन कर लूंगा। मैं अगर नहीं कर सकता तो मैं उन फंड में जाऊंगा जिन फंड में फंड मैनेजर एसेट एलोकेशन करता है। तो नए निवेशक को थोड़ा ये फैक्टर थोड़ा ध्यान में रख के जो है फंड सिलेक्शन करना चाहिए। जी सर, वैसे आपसे अगर पूछा जाए कि कुछ हैं ऐसे फंड्स नियर अबाउट फ्यूचर में जो रडार पर रखे जा सकते हैं आने वाले दिनों में, जिनमें निवेश किया जा सकता है अभी, क्योंकि बहुत सारा चीजें चल रही हैं बाजार में, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं बाजार में, बाजार रिएक्ट कर रहा है इस समय अर्निंग्स के ऊपर भी, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर कोई म्यूचुअल फंड में एंट्री लेना चाहता है तो कुछ है ऐसे फंड्स जो रडार पर रखे जा सकते हैं? देखिए, अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो गोल्ड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इक्विटी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं दूसरे एसेट क्लास सिल्वर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पहला तो ये आ जाता है कि किस एसेट क्लास में निवेश किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है निवेशकों के लिए कि किस एसेट क्लास में निवेश किया जाए। मे बी अगर मैं फ्यूचर सिनेरियो को देखते हुए बात करूं और जिस तरह के सिनेरियो जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी चल रही है और जिस तरह का सिनेरियो, मे बी मल्टी एसेट फंड जैसे फंड है जो प्रॉब्लली निवेशकों के लिए अच्छा हो सकते हैं आने वाले समय में, जहां पे कि निवेश अलग अलग एसेट क्लासेस में होता है। और हम्म। अगर अगर मान लीजिए मार्केट पे प्रेशर आता है, मार्केट डाउन जाता है, तो हम देखेंगे गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है जब जियो पॉलिटिकल टेंशन होती है। वहीं पे सिल्वर फंड, सिल्वर कैटेगरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो एक अगर मल्टी एसेट कैटेगरी जैसे फंड अगर निवेशक चुनते हैं तो उनको जो है वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करने का मौका अपने फंड में मिलता है। तो मेरा तो यही व्यू है कि अगर आने वाले समय में देखा जाए और फंड निवेशक ये सोच रहे हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो मे बी मल्टी एसेट कैटेगरी जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम्म। सर, यूएस के फंड्स क्या रडार पर रखे जा सकते हैं? कुछ है ऐसे फंड्स जो रिकमेंड किए जा सकते हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में जब यूएस मार्केट्स का डेटा आया, जब हमने देखा था लास्ट ट्रेडिंग डे जो था, उसमें नाजराक रिकॉर्ड पर था, S&P 500 भी रिकॉर्ड पर था। बाजार हमारे यहाँ के हिले हुए हैं, बट यूएस मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रहा है। तो क्या वहां के फंड्स के ऊपर दाव लगाया जा सकता है? ऐसा कर सकते हैं निवेशक? ऑप्शन होता है? देखिए, पहली बात तो मैं इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। मैं नहीं सोचता कि आप जो है बिल्कुल इंटरनेशनल स्टॉक्स में या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में जैसे इंडियन म्यूचुअल फंड में आप रिटर्न्स के लिए निवेश करते हैं वैसे किया जाए। मेरा मानना है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा है आपके फंड में अगर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप एक लिमिटेड एक्सटेंट तक करते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। तो किसी भी एसेट एलोकेशन में जब आप इंटरनेशनल का डाइवर्सिफिकेशन लेते हैं तो मे बी 10-15% जो है आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या इंटरनेशनल स्टॉक्स में आप निवेश करते हो, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर अच्छा है अगर आपने ऑलरेडी डोमेस्टिक में एक्सपोजर अपना कर लिया है। दूसरी हम्म। बात, अभी के अगर सिनेरियो देखें तो इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर जो है वो बंद हो रखा है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड की जो एक लिमिट है इंटरनेशनल इन्वेस्ट करने की वो ब्रीच हो चुकी है। तो इंटरनेशनल में अभी एक्सपोजर नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के सिनेरियो में तो इन्वेस्टर्स को वो ऑप्शन नहीं मिलेगा अभी कि जहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉक्स में या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में वो भी निवेश कर सके।
हाँ, कुछ ऐसे फंड हैं जिनके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल जो डाइवर्सिफिकेशन होगा, इंटरनेशनल में एक्सपोजर होगा उसी लिमिट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखें तो या तो प्योर ग्लोबल फंड्स आ जाते हैं जो यूएस मार्केट में निवेश करते हैं, या फिर ऐसे फंड्स आ जाते हैं फ्लेक्सी कैप जैसे फंड है जो कि एक डोमेस्टिक में भी निवेश करते हैं और थोड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल में भी लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप समझते हैं इंटरनेशनल में कैसे डाइवर्सिफिकेशन करना है, तब आप सोच सकते हैं, वरना फ्लेक्सी कैप जैसे फंड या और ऐसे फंड जिसमें थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल में हो, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। जी सर, एनवीडिया यहाँ पर मैं स्पेसिफिक करना चाहूंगी, क्या एनवीडिया में एक्सपोजर लिया जा सकता है? एनवीडिया हाल ही में $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप लाने वाली पहली कंपनी बनी, और सर ये मार्केट कैप के बाद बहुत खबरें भी आने लगी एनवीडिया को लेकर के। एनवीडिया इस समय लगभग कई ऐसे देश है जिनकी जीडीपी से ज्यादा उसका मार्केट कैप निकल आया है। तो क्या इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं होगा इस तरीके की कंपनीज में एक्सपोजर लेना? म्यूचुअल फंड्स के जरिए ले सकते हैं एनवीडिया जैसी कंपनीज में एक्सपोजर? देखिए, अगर स्पेसिफिक कंपनी में एक्सपोजर लेना है, म्यूचुअल फंड में जरूर मिल जाएगा, किसी ना किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको हो सकता है इस कंपनी का एक्सपोजर आपको मिले। हम्म। अगर म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर जो है उसको रिस्पेक्टिव स्कीम का समझता है कि इसमें वैल्यू है। जहां तक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है, वो इन्वेस्टर्स को समझने की जरूरत है। अभी ऑलरेडी मार्केट कैप रीच कर चुका है, क्या फ्यूचर है यहाँ से और कहाँ पे पहुंचेगा, अगर ये एनालिसिस इन्वेस्टर्स के लिए करना मुश्किल है तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि निविडिया का आगे क्या परफॉर्मेंस होगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा। क्योंकि आप जब तक वो एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक जो एक्सपोजर लेने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता है। और हम्म। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड के जरिए जरूर लिया जा सकता है, लेकिन केवल इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा जो केवल इस स्टॉक में निवेश करता होगा। डाइवर्सिफाइड फंड होगा, उसमें इसके अलावा और भी स्टॉक्स होंगे। तो हम्म। म्यूचुअल फंड के जरिए वो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा ऑप्शन होता है मेरी राय में। डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, अगर आप डायरेक्ट कोई भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक में। हम्म। सर, बात हम अलग अलग तरीके के एक्सपोजर की तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन मैन, एक आम आदमी की धारणा बेसिकली यही होती है कि वो म्यूचुअल फंड्स या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके, एक गोल अचीव करने का भी थॉट होता है दिमाग में। और सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग का मुद्दा ये होता है कि वो ये जो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन है उसमें अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सके, अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे मीट कर सके। अभी जिस ग्रोथ से इन्फ्लेशन आ रहा है सर, जितनी तेजी से ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या ऐसे हालातों में एसआईपीज हमारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है? अगर इसका जवाब हाँ है तो भी मेरा एक सवाल होगा कि पोर्टफोलियोज फिर कैसे एलोकेट करें कि हम इस इन्फ्लेशन को बीट कर पाए? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट है। पहली हम्म। बात, मैं पूरी तरह से 100% किसी भी एसेट क्लास में नहीं जा सकता, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो मैं ये हम्म। सोचूं कि मैं पूरी तरीके से इक्विटी क्लास में चला जाऊं, मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो हम्म। मुझे लगता है वो अब मिस्टेक हो सकती है कि आपका रिस्क एपेटाइट नहीं बोलता है कि आप उतनी वॉलेटिलिटी जो है झेल सकते हैं या उतनी वॉलेटिलिटी को आप देख सकते हैं। तो हम्म। एसेट एलोकेशन करना बहुत जरूरी है। हम्म। दूसरा, अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं हो सकता, तो मुझे ऐसे फंड्स में या ऐसे ऐसे क्लास में एक्सपोजर चाहिए जो मुझे इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न निकाल सके। हम्म। मसलन के तौर पर अगर 7% इन्फ्लेशन है तो मेरे को मुझे अपने पोर्टफोलियो में 9-10% का रिटर्न चाहिए, तब मैं जो है इन्फ्लेशन को बीट करके जो है कुछ एक्यूमुलेट कर पाऊंगा। तो हम्म। इन्फ्लेशन को बीट करने का तरीका यही है कि आपका जो ग्रोथ एसेट क्लासेस है उसमें एक्सपोजर हो। कितना एक्सपोजर होगा वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं एसआईपीस की। देखिए, एसआईपी मेरी राय में लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, आप हम्म। शॉर्ट टर्म में नहीं सोच सकते। तो जब आप एसआईपी से निवेश करते हैं, आपको एसआईपी से बेनिफिट देखने के लिए आपको 4-5 साल लग जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि एसआईपी आपको कैसे बेनिफिट कर रही है। हम्म। तो एसआईपी लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। एसआईपी एक ऑप्शन है जिसमें इक्विटी में भी निवेश हो सकता है, गोल्ड में भी निवेश हो सकता है, डेट में भी निवेश हो सकता है। मेरी राय में एसेट एलोकेशन ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, जहां पे आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एक्सपोजर ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है मुझे, तो मुझे ग्रोथ एसेट में अपने एक्सपोजर, पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक्सपोजर ग्रोथ एसेट में मुझे रखना होगा।
क्योंकि ग्रोथ एसेट ही वो एसेट क्लास है, मसलन इक्विटी है या दूसरी एसेट क्लास है, जो मुझे इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न दे सकते हैं। जी सर, जब ये एसेट एलोकेशन की बात आती है, हम लगभग हर अपने इस शो में बात करने की कोशिश करते हैं कि एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, क्योंकि एसेट एलोकेशन करते वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कितना परसेंटेज किस एसेट क्लास में रखें। मैं फंड्स की स्पेसिफिक अगर सिल्वर पर अभी ना जा करके सिर्फ फंड्स की बात करें, तो किस तरीके के फंड्स में कितना एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकें, फॉर से रिटायरमेंट प्लानिंग अगर किसी को करनी है तो किस तरीके के फंड्स में कितना एलोकेशन होना चाहिए, आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आइडियल एलोकेशन की बात करें तो मेरा मानना है कि लार्ज कैप आपको अपने पोर्टफोलियो में अच्छा चाहिए, क्योंकि हम्म। लार्ज कैप वो कैटेगरी है जो आपको कंसिस्टेंसी देती है और आपके पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी लेके आती है, हम्म। रिटर्न आपके कंसिस्टेंट होते हैं और वोलेटिलिटी कम होती है। तो लार्ज कैप वो कैटेगरी है जो हर पोर्टफोलियो में चाहिए। अगर मैं आइडियल एलोकेशन की बात करूं तो 60-70% अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है, तो आप एक एसेट एलोकेशन आप कर रहे हैं अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में। अब हम्म। 60-70 के नीचे आप कितना जाना चाहते हैं, क्या मिड कैप को आप हाई रखना चाहते हैं, वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करेगा। बट एक आइडियल एलोकेशन की अगर आप बात करें तो 60-70% लार्ज कैप एक्सपोजर अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रखा है। जी सर, मिड कैप और स्मॉल कैप की भी हमने बात की लार्ज कैप के साथ साथ, और अभी मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करना बनता भी है क्योंकि ये एक अर्निंग सीजन चल रहा है। FY 26 के लिए, फिजिकल ईयर 26 के लिए जो है वो Q1 की अर्निंग्स लगभग कंपनीज की आने लगी हैं अभी फिलहाल। अगर Q1 रिजल्ट सर अच्छे रहे, क्योंकि इसका भी असर मार्केट पर तो डायरेक्टली पड़ता है और पोर्टफोलियोज पर भी हमारे पड़ रहा है, अगर ये Q1 रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं तो क्या मिड कैप और स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर बढ़ता हुआ अभी नजर आ रहा है? अभी भी ये एक्सपेंसिव लग रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स, या फिर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस लौट आया है? देखिए, अगर मैं एक्सपेंसिव की बात करूं तो थोड़ा करेक्शन आया था, बट उसके बाद हाँ लगता है थोड़े एक्सपेंसिव अभी भी है मिड कैप और स्मॉल कैप, जिस तरह का सिनेरियो है तो वो एक्सपेंसिवनेस हमें दिखाई देती है। लेकिन आपने Q1 क्वार्टर की बात की और उसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे क्या पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो Q1 का इम्पैक्ट अगर आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना बड़ा इम्पैक्ट उसके पोर्टफोलियो पे पड़ेगा, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म निवेश किया। अगर मैं 10 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ तो इस Q1 के क्वार्टर के रिजल्ट पे मुझे उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के सिनेरियोज मुझे और भी देखने को मिलेंगे। एक अर्निंग है, शायद हो सकता है सेकंड अर्निंग अच्छी होगी, अपने आप रिकवर करेगा। प्रोबेबली जो हम अर्निंग का इम्पैक्ट हम जब सोचते हैं तो ये उन निवेशकों के लिए होता है जो शॉर्ट टर्म व्यू लेके चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म व्यू में जरूर आपको देखने की जरूरत पड़ती है कि क्या होगा Q1 अर्निंग में और किस तरह के इन स्टॉक्स में एक्सपोजर है, कितना मेरा एक्सपोजर है। हाँ, जरूर आपने जब एसेट एलोकेशन करा है और मिड कैप स्मॉल कैप आपके एलोकेशन में है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके एलोकेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर क्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मसलन आपने 60-70% लार्ज कैप आप लेके चले थे, बट आपका मिड कैप इतना अच्छा बढ़ गया कि अब आपका जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है वो आपका 50% से डाउन हो गया। मिड कैप और स्मॉल कैप जो आपका एक्सपोजर बढ़ गया। तो जब हम ऐसे सिनेरियो में आते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़े से एक्सपेंसिव दिखाई देते हैं, तो वहां पे जरूर एक ऐसी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी आ जाती है कि मैं क्यों ना मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल के थोड़ा लार्ज कैप में मूव कर जाऊं इस हम्म। सिनेरियो में। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी जरूर सोची जा सकती है, बट जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इन चीजों का इम्पैक्ट उसके पोर्टफोलियो पर ज्यादा होगा। जी, लेकिन सर अभी एक्सपोजर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है क्या मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लेवर रहा है पिछले 2-3 सालों में, और हमने देखा है खासकर स्मॉल कैप में हमने देखा है किस तरह से एक्सपोजर बढ़ा है। आज भी हम्म। जब हम बात करते हैं और हम क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो देखते हैं या इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखते हैं, तो उसमें मिड कैप और स्मॉल, खासकर स्मॉल कैप का हम बहुत हाई एक्सपोजर पाते हैं। तो हम्म। उसका रीजन है कि वो रिटर्न को देख के स्मॉल कैप में निवेश ज्यादा हो रहा है। तो वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा सिनेरियो, इन्वेस्टर का अट्रैक्शन जरूर रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ, और इसमें एक्सपोजर जरूर बढ़ेगा आगे।
जी सर, हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात करते हैं इस समय एसआईपीज और म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली वेल्थ जनरेशन लॉन्ग टर्म में ही होता है। लेकिन एम्फी की रिपोर्ट आई है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और उसमें एक टर्म है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का। और इस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में बीते महीने यानी जून की अगर हम बात करें तो 8.6% का एयूएम ग्रोथ जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये शॉर्ट टर्म फंड सर आपसे समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली किन लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम तो लॉन्ग टर्म की ही बात करते हैं। तो आखिर ये शॉर्ट टर्म फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन इन्वेस्ट करता है? देखिए, शॉर्ट टर्म डेट फंड जो होते हैं वो डेट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या 2 साल की होती है, हम्म। वहां तक की मैच्योरिटी होती है। तो इसमें अब ये डेट मार्केट है, डेट मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, शेयर हम्म। बाजार का मूवमेंट का इम्पैक्ट नहीं होता है, बट इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का इम्पैक्ट होता है। तो जब आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट का जो मूवमेंट है वो इम्पैक्ट होता है। अब हम्म। शॉर्ट टर्म डेट में सडनली ऐसा एक्सपोजर क्यों आया? शॉर्ट टर्म डेट फंड और एफडी का कंपैरिजन होता है। अगर मैं 2 साल के फिक्स डिपॉजिट में निवेश करूं और 2 साल के शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश करूं तो मुझे कौन बेहतर रिटर्न दे सकता है? अभी के हम्म। सिनेरियो में हम जब एफडी के रिटर्न कम होते हुए देख रहे हैं, जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए, बैंकों ने एफडी के रेट भी कम किए, तो लोगों का, इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो डेट फंड की तरफ गया है। क्योंकि हम्म। डेट फंड में वही, अगर शॉर्ट टर्म डेट फंड का आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो शायद 7% से ज्यादा आपको दिखाई देगा। अगर मेरी टैक्सेबिलिटी दोनों में बराबर है तो मेरे को शॉर्ट टर्म डेट फंड थोड़ा सा बेटर रिटर्न देते हुए दिखाई देते हैं। और जहां तक वोलेटिलिटी की बात है तो बहुत कम होती है, आपको बहुत हम्म। कम देखने को मिलती है इन फंड्स में वोलेटिलिटी। तो हम्म। इसीलिए जो है शॉर्ट टर्म डेट फंड खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए बना है जिनके लिए, जिनका होराइजन 1 या 2 साल का होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए अपना मनी पार्क करना चाहते हैं। जो एफडी में पार्क करते थे वो शॉर्ट टर्म डेट फंड की तरफ देख रहे हैं। तो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि लेस वोलेटाइल कैटेगरी शॉर्ट टर्म सरप्लस के लिए बनी है, हम्म। और मे बी गिविंग बेटर रिटर्न एंड फिक्स डिपॉजिट फॉर दिस सिनेरियो। इसीलिए जो है ये अट्रैक्शन हमें शॉर्ट टर्म में एक्सपोजर या शॉर्ट टर्म में इन्फ्लोज में दिखाई दे रहे हैं। जी। और सर जैसे आप बोल रहे हैं कि थोड़ा रिस्क एपेटाइट जिनका कम होता है वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ये फंड्स उनके लिए। डेट ओरिएंटेड स्कीम्स का भी एयूएम एम्फी की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता देती हूँ कि 17,58,000 करोड़ रुपीस के अराउंड का रहा है इस समय डेट ओरिएंटेड स्कीम्स का एयूएम जो है। रिकॉर्ड स्तर पर तो पहुंच गया है सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स की रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, वो थोड़ा रिस्क से बच के स्टेबल रिटर्न्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से लोग डरने लगे हैं? क्या ये आंकड़ा इस तरीके से शो कर रहा है? देखिए, दोनों ही तरफ है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स का नर्वसनेस है वो भी दिखाई देता है इसमें। इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट काफी अच्छे लेवल पे है, यहाँ से कैसा होगा, जियो पॉलिटिकल टेंशन जिस तरीके से चल रही है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डेट की तरफ पार्क करने लगे हैं। मे बी हम्म। ऐसा पीरियड हो सकता है कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक इस इन फंड्स में पार्क किया जाए, क्योंकि ये कैटेगरी शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म एलोकेशन के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी शॉर्ट टर्म डेट फंड मानी जाती है। हम्म। दूसरा, क्योंकि एफडी में भी रिटर्न कम हुए हैं तो वो एक्सपोजर भी हमें शॉर्ट टर्म डेट की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों कारण है जिसकी वजह से डेट फंड का इन्फ्लो बढ़ा है। जी। सर अगला सवाल मेरा थोड़ा अभी जो सिनारियो चल रहा है बाजार में जिससे रिटेल निवेशक भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर होगा। जेन स्ट्रीट का एक मामला सामने आया जिसमें जी। रिटेल निवेशक जो है उनको बड़ा घाटा होता हुआ दिखाई दिया, और उसके ऊपर सेबी ने भी जांच के आदेश दे दिए, जेन स्ट्रीट के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो गई सेबी की। लेकिन क्या ऐसे मामलों से इन्वेस्टर्स पर बेसिकली असर पड़ता है? क्योंकि FY25 की अगर बात करें, पिछले वित्त वर्ष की अगर हम बात करें, तो रिटेल निवेशकों ने इक्विटी जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मार्केट है वहां पर लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए गंवा दिए थे। अब जेन स्ट्रीट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स पर सेबी इस तरीके के एक्शंस ले रही है, एफएनओ में लोगों के पैसे जा रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड्स में इतना पैसा आया होता तो आपकी क्या सलाह थी? क्या इस तरीके के केसेस रिटेल इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं, उनके पोर्टफोलियोज को इम्पैक्ट करते हैं?
देखिए, उनके पोर्टफोलियो को एज सच तो इम्पैक्ट नहीं करते हैं, बट शेयर बाजार जरूर इम्पैक्ट होता है एफएनओ में, जब इतने इतने हाई लेवल पे लॉसेस होते हैं, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के। और कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग की तरफ एक तरफ से रुझान भी है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स एफएनओ में पैसा लगाना चाहते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म रिटर्न उसमें हाई उनको दिखाई देता है, तो वो हम्म। भी एक कारण है। और बाकी कंपनीज जरूर बड़ी है, इस तरह की कंपनीज जो एफएनओ में इन्वेस्टर्स का पैसा लगाती है, शॉर्ट टर्म रिटर्न का जो है अजम्पशन जो है वो अज्यूम करती है, और शॉर्ट टर्म रिटर्न की गारंटीज देती है, तो वो भी एक फैक्टर है। बट हाँ, अगर इतना पैसा अगर म्यूचुअल फंड में आया होता तो क्या होता? मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड को बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती इंडस्ट्री को, अगर यही पैसा म्यूचुअल फंड में आया होता। हम्म। लेकिन वो पैसा शायद ज्यादा लॉन्ग टर्म होता और इतना शॉर्ट टर्म नहीं होता। तो हम्म। एफएनओ में और यही कारण है कि शेयर बाजार अभी भी हम देखते हैं तो इतने हैवी लॉसेस, जो हम पेनिट्रेशन की बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स का पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण जो है यही है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स जब मार्केट अच्छा कर रहा है तो एफएनओ जैसे प्रैक्टिसेस पे जा रहे हैं जहाँ पे कि लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं उनको, और कमा हम्म। कुछ नहीं रहे हैं। जी। सर, फंड्स की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एसेट क्लास जैसे आपने कहा कि हमें कंप्लीट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए दूसरी एसेट क्लास पे भी ध्यान देना चाहिए। और इन दूसरी एसेट क्लास में इस समय जो सबसे पॉपुलर है वो है गोल्ड। और अगर हम डेटा भी देखें तो गोल्ड ईटीएफ में लगभग 2080 करोड़ रुपए का निवेश आया है पिछले महीने की तुलना में, यानी अप्रैल मई की तुलना में, माफ कीजिएगा, मई की तुलना में जून का जो डेटा मैं आपको बता रही हूँ वो 600% से बढ़ गया है जो निवेश आया है पिछले महीने की तुलना में। अब इस रैली में क्या निवेशकों के लिए मौका निकल गया है, क्योंकि अब तो गोल्ड प्राइसेस भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे नीचे आने लगे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अब कहीं ना कहीं शांत होती नजर आ रही हैं। अगर इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो जाती है तो यहां भी मामला थोड़ा शांत हो जाएगा टैरिफ्स को लेकर के। अनसर्टेनिटीज क्लियर हो रही हैं, और जब जब अनसर्टेनिटीज क्लियर होती हैं, ये तो माना हुआ फैक्ट है कि गोल्ड सस्ता होने लगता है। तो वो मौका छूट गया जो ग्रोथ हो रही थी गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा लगाने का, जो वो था, निवेशक अब मिस करेंगे इसको। जी हाँ, मेरा मानना है कि जो रिटर्न अब उनको गोल्ड ईटीएफ में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, वो हम्म। एक्सपेक्ट करना थोड़ी गलती होगी कि क्या हम अभी भी इतना रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि हम्म। गोल्ड अब अच्छा जो है अप्रिशिएट कर चुका है। और हम्म। आपने सही कहा कि जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो थोड़ी स्टेबलाइज होती है, तो हम गोल्ड में एक डाउनसाइड हम देख सकते हैं। तो हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो वो फैक्टर नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एज एन एसेट एलोकेशन अगर गोल्ड में निवेश करते हैं तो भी अभी भी सही समय है। लेकिन हाँ, जो इन्वेस्टर्स गोल्ड से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते थे, प्रोबेबली उनके लिए वो एक्सपेक्ट करना थोड़ी गलती होगी कि जो रिटर्न अब मिल गए हैं वो रिटर्न शायद अब गोल्ड से नहीं मिलेंगे। और ये साइकिल हमने देखा है, टाइम टू टाइम गोल्ड की ये साइकिल आती है। पहले भी ये जी। साइकिल आई थी जहाँ डबल डिजिट रिटर्न पे गोल्ड गया था, और अभी भी हम्म। वो साइकिल है जहाँ डबल डिजिट रिटर्न पे है। तो ये साइकिल आती है। तो प्रोबेबली ये साइकिल जो अभी हमने देखी, शायद ये साइकिल अब एंड होती हुई हमें दिखाई दे, और बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हमें गोल्ड में ना दिखाई दे अगर सब स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन हम शायद ट्रम्प के सिनेरियो में हैं, हमें नहीं पता। अभी तो और 4 साल बाकी है ट्रम्प के, तो क्या देखने को मिलेगा, बट जी। एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। जी, मतलब ट्रम्प तो वैसे भी जब भी बोल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, अनसर्टेनिटी नई खड़ी हो जाती है एक। अभी तक ट्रेड डील सर्टन थी, बट अब वो भी अनसर्टन हो गई है कि कब तक होगी। खैर, सर, गोल्ड पोर्टफोलियो में अगर रखें तो एसेट एलोकेशन आइडियल कितना होना चाहिए गोल्ड में? अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि गोल्ड को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जी हाँ, लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन में मुझे लगता है गोल्ड अभी भी हिस्सा होना चाहिए, और हम्म। 10-15% तक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो एक अच्छा एसेट एलोकेशन हो सकता है। पंद्रह हम्म। परसेंट से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जाने की जरूरत है। तो दस हम्म। पंद्रह परसेंट अगर गोल्ड है तो वो हो सकता है। आज की डेट में शायद हम सिल्वर जैसी कॉमोडिटी पे भी हम देख रहे हैं कि तो वो भी इसी एसेट एलोकेशन में, गोल्ड सिल्वर अगर इन कॉमोडिटीज में अगर आप रखते हैं एलोकेशन, तो हम्म। अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड खासकर लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन के लिए 10-15% आपके पोर्टफोलियो में होगा तो अच्छा है।
जी। तो एसेट क्लासेस किस तरीके से रखनी चाहिए ये तो सर आपने बखूबी समझा दिया है। खास करके फंड्स में किस तरीके का एलोकेशन ऐसे सिनारियो में होना चाहिए जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो आपके आसपास, और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे यूएस प्रेसिडेंट हो जो अनसर्टेनिटीज क्रिएट करते रहते हैं। सर काफी डिटेल डिस्कशन आपके साथ करने को मिला और कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जानने को मिले जो हम अक्सर कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। हमें समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।